हमारे यहाँ समाजी सेटअप ऐसा है कि शादी के फ़ौरन बाद ही आम तौर पर ये उम्मीद ख़ानदान वालों की शुरू हो जाती है कि फ़ौरन से इस पेयर ने कंसीव करना है, ख़ातून के यहाँ फ़ौरन से प्रेगनेंसी की खुशखबरी आ जानी चाहिए। आम तौर पर क्योंकि मर्द और औरत पहली मर्तबा एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम कर रहे होते हैं, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसीव करने के दरमियान माइल हो सकते हैं। मेजॉरिटी केसेस के अंदर कंसीव 3 टू 6 मंथ्स के अंदर कर लिया जाता है, हमल ठहर जाता है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये दौरानिया 24 महीने तक यानी 2 साल तक भी जा सकता है। और ऐसी सूरत हाल में ज़रूरी नहीं है कि मर्द या औरत दोनों में कोई एबनॉर्मेलिटी हो। दोनों भी नॉर्मल हो सकते हैं और 2 साल तक कंसीव ना करना नॉर्मल पीरियड ही कहलाएगा, ये एबनॉर्मल नहीं है। हाँ, अगर 2 साल तक 24 महीने तक कंसीव ना कर पाए तो फिर मर्द और औरत दोनों के टेस्ट होने चाहिए। हमारे यहाँ ये गलतफ़हमी बहुत बड़ी मिक़दार में मौजूद है कि अगर तो औलाद नहीं हो रही तो सिर्फ़ औरत उसकी ज़िम्मेदार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि बहुत सारे केसेस के अंदर मर्द के तौलीदी जसीमे या तो कम होते हैं या उन जसीमों के अंदर मूवमेंट का प्रॉब्लम होता है, मोटिलिटी डिसऑर्डर होता है या फिर परफ़ॉर्मेंस के अंदर कोई ऐसी तब्दीली होती है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो पा रही होती। इसी तरीके से ख़वातीन के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, उनकी जो बच्चादानी है उसके स्ट्रक्चरल पैदाइशी तौर पर उसमें कुछ एबनॉर्मैलिटी हो सकती है। इसी तरीके से जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं यानी जहाँ से एग या जो बेज़वी सेल होता है तौलीदी, वो जिस ट्यूब से गुज़रकर बच्चेदानी तक आता है, फैलोपियन ट्यूब्स, उनके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ख़वातीन के अंदर ये नालियाँ बंद ही होती हैं, तो इस बंद रास्ते की वजह से वो ओवम यूट्रस तक नहीं पहुँच पा रहा होता। कुछ पेशेंट्स के कुछ ख़वातीन के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं। तो सिर्फ़ कोई एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि औरत ही ज़िम्मेदार है। मर्द के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं और जो भी अच्छे सेंटर्स हैं पूरी दुनिया में, जब वो इनफर्टिलिटी का कोई वर्कअप करते हैं यानी 2 साल तक एक मर्तबा भी कंसीव नहीं किया, तो वो इनफर्टिलिटी के वर्कअप के अंदर औरतों का जहाँ टेस्ट होता है, वहाँ मर्दों का भी टेस्ट होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ़ ख़ातून ही ज़िम्मेदार होंगी। अगर कंसीव नहीं किया है 2 साल तक, तो आम तौर पे बड़े बुनियादी से टेस्ट होते हैं। अल्ट्रासाउंड किया जाता है फ़ीमेल का और उसमें देखा जाता है कि बच्चेदानी का जो स्ट्रक्चर है नॉर्मल है कि नहीं है। जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उसके अंदर पानी तो नहीं भरा हुआ, हाइड्रोसल्पिंग्स जिसको कहते हैं, या कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ का कोई कंपोनेंट तो नहीं है। इसके अलावा कुछ बुनियादी हार्मोनल लेवल्स चेक किए जाते हैं जिसके अंदर एफएसएच है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, इसके अलावा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स हैं। ये मुख्तलिफ़ फ़ीमेल हार्मोन्स हैं जिसको चेक किया जाता है कि ये नॉर्मल हैं कि नहीं हैं। फिर क्लिनिकल हिस्ट्री भी देखी जाती है कि साइकिल्स नॉर्मल आ रहे हैं, पीरियड्स नॉर्मल हैं, मिक़दार नॉर्मल है, खून नॉर्मल तरीके से आ रहा है कि नहीं, कितना आ रहा है, ज़्यादा है, कम है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से मर्दों के अंदर भी टेस्ट करवाए जाते हैं, उनमें भी अल्ट्रासाउंड टेस्टिस करवाया जाता है, यानी खसियों का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। ये देखा जाता है कि उनमें कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है। बहुत सी मर्तबा तकरीबन 20 से 25% मर्दों में हाइड्रोसील होती है, यानी खून की नालियाँ फैली हुई होती हैं और ये खून की नालियाँ अगर बहुत ज़्यादा फैली हुई हों तो जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है टेस्टिस का तौलीदी जसीमों को बनाने का, वो काफ़ी हद तक मुतासिर होता है और तौलीदी जसीमों की मिक़दार कम हो जाती है जिसकी वजह से भी बांझपन हो सकता है। मर्दों के अंदर इसके अलावा मज़ीद टेस्ट भी करवाए जाते हैं जिसमें अगेन एफएसएच है, एलएच है, टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल है। ये मुख्तलिफ़ हार्मोन्स के लेवल होते हैं और इन हार्मोन्स के का भी ताल्लुक़ इनफर्टिलिटी से हो सकता है। तो ये बुनियादी किस्म के टेस्ट होते हैं मर्द और औरत दोनों के, और जिसके बाद तो अंदाज़ा होता है कि वाक़ई बिल्कुल दोनों नॉर्मल हैं या किसी एक में एब्नॉर्मैलिटी मौजूद है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो कॉमन होता है, काफ़ी कॉमन है हमारे माशरती सेटअप के अंदर, कि अगर तो बेटी हो गई तो औरत का ही कोई कसूर है। एक बात अच्छी तरीके से ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि साइंटिफिक प्रूवन जो डाटा है उसके हिसाब से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जेंडर डिफरेंशिएशन है,
यानी बच्चा जो पैदा होगा वो मर्द होगा या वो औरत होगी, इसका पूरा का पूरा इन्हिसार मर्द के तौलीदी जसीमों पर है, ना कि औरत के तौलीदी जसीमे पर है। यानी ओवम के अंदर मर्द और औरत दोनों टाइप के, मर्दाना और जनाना दोनों टाइप के क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। लेकिन जो मर्दाना तौलीदी जसीमें हैं जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं, उसके अंदर या तो औरत बनाने वाला जसीमा होता है या उसमें मर्द बनाने वाला जसीमा होता है। यानी एक लिहाज से मर्द के जो स्पर्म्स होते हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। कुछ जसीमे वो होते हैं जिसमें और बच्ची की पैदाइश के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जसीमे जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत होती है, यानी मेल और फीमेल। तो मर्द के तौलीदी जसीमे इस बात को डिटरमाइन करते हैं कि फ्यूचर में जो बेबी होगा वो फीमेल होगा या मेल होगा, इसका औरत से ताल्लुक़ नहीं है। तो इस गलतफ़हमी को भी हमारे यहाँ दूर हो जाना चाहिए, और इसमें औरत का बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं होता, बल्कि इनफैक्ट मर्द कसूरवार अगर कहेंगे भी, कसूर तो किसी का भी नहीं है, लेकिन कसूरवार अगर कहना ही है तो वो मर्द होगा बजाय औरत के। जहाँ तक ताल्लुक़ है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या माहवारी के प्रॉब्लम्स का, वो बहुत कॉमन है और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं ख़वातीन के अंदर। उनमें से जो कॉमन रीज़न्स हैं उसमें फाइब्रॉइड है, हार्मोनल चेंजेस हैं, खुदा ना करे कोई मैलिग्नेंसी या कैंसर का होना है, और बाज़ मरतबा कुछ इन्फेक्शंस के अंदर भी ये डिस्टर्बेंस आ सकती है। जो कॉमनेस्ट कॉज़ है वो तो फाइब्रॉइड्स हैं, और फाइब्रॉइड भी 3 तरह के होते हैं। एक खाल के ऊपर होता है, इसको सबसीरोजल फाइब्रॉइड कहते हैं। एक खाल के अंदर होता है जिसको ट्रांसम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं, और एक खाल के अंदरूनी हिस्से के साथ होता है जिसको हम कहते हैं सबम्यूकोज़ल। ये इनमें से जो बाद वाले 2 हैं, यानी सबम्यूकोज़ल और ट्रांसम्यूरल, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का मेजर रीज़न है। और हमारे यहाँ ओवरऑल वर्ल्ड वाइड तकरीबन 14% से 20% ख़वातीन में ये रसौलियाँ होती हैं कुदरती तौर पर। और ये रसौलियाँ आम तौर पे कैंसर नहीं होती, सिर्फ प्रॉब्लम करती हैं, और जैसे जैसे सन्यास की तरफ यानी मेनोपॉज़ की तरफ खातून बढ़ती हैं, उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आती हैं और हार्मोन्स के लेवल कम होना शुरू होते हैं, तो इन रसौलियों का साइज़ भी छोटा होता चला जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है 50, 60, 65 साल की एज में कि ये रसौलियाँ कुदरती तौर पे छोटी हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ वर्ल्ड वाइड भी और हमारे यहाँ भी जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का एक मेजर रीज़न जो है वो फाइब्रॉइड्स हैं। इसके अलावा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं, यूट्राइन डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग भी इसको कहते हैं। इसके अलावा खुदा ना करे कोई मैलिग्नेंसी यानी कोई कैंसर का भी शुबा हो सकता है। कैंसर आमतौर पर यंग एज में नहीं होता, आम तौर पर हो भी सकता है, लेकिन पोस्ट मेनोपॉज़ल एज के अंदर ये कॉमन है, ख़ास तौर पे सर्वाइकल कैंसर या एंडोसर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का जो मुंह है उसका कैंसर, और वो भी एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा बाज़ इन्फेक्शंस के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिसके अंदर कुछ वक्त के लिए ब्लीडिंग की तरह की डिस्चार्ज हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो कॉमन है कॉज़ वो तो फाइब्रॉइड्स हैं, और फाइब्रॉइड्स का जो इलाज है वो एक तो ये है कि बच्चादानी पूरी निकाल दी जाए। ये उन ख़वातीन में ये ऑप्शन बेहतर होता है जिनकी फ़ैमिली पूरी हो चुकी हो, जिनको मज़ीद बच्चे दरकार ना हों, तो वो अपना हिस्टेरेक्टमी करवा सकते हैं, और बच्चेदानी नहीं होगी तो ब्लीडिंग भी नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन मायोमेक्टमी कहलाता है, जिसके अंदर बच्चेदानी को खोलकर और सिर्फ फाइब्रॉइड को निकाल दिया जाता है। ये भी मेजर सर्जरी एक तरीके से होती है, और इस सर्जरी के अंदर बच्चेदानी को कोशिश की जाती है कि प्रिजर्व रहे, लेकिन इसमें भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही होती, तो बच्चेदानी पूरी निकाल दी जाती है। मायोमेक्टमी का ऑप्शन जो है ये आम तौर पर वो ख़वातीन लेती हैं जो यंग हों, या जिनको मज़ीद कंसीव करने की ख्वाहिश हो, मज़ीद उनको बच्चे दरकार हों। एक तीसरा ऑप्शन जो पूरी दुनिया में मोस्ट एडवांस्ड ऑप्शन है, जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ऑफ़र करते हैं, जिसको हम यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन कहते हैं। इसमें बग़ैर सर्जरी के इन रसौलियों की खून की नालियों को एंजियोग्राफी करके बंद कर दिया जाता है, और ये यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन अब पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मकदार में होता है,
और ये एक अल्टरनेट के तौर पर पूरी दुनिया में मुतारिफ़ हो चुका है। पिछले कोई 30-35 साल से पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में 15 से 20 साल हो गए हैं अब होते हुए, जिसके रिज़ल्ट्स जो हैं बहुत प्रॉमिसिंग हैं। ख़ास तौर पर उन ख़वातीन में जो यंग हों और उन ख़वातीन में कि जो जिनकी फ़ैमिली पूरी हो चुकी हो और वो अपना यूट्रस रिमूव ना करवाना चाह रही हों, उनके अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइज़ेशन एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है और ये बग़ैर सर्जरी के होता है डेफ़िनेटली। इस बात को भी हमें बताना ज़रूरी है कि चाहे अगर हिस्टेरेक्टमी करवाएँगे तो बच्चा होने के चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। मायोमेक्टमी जब हम करते हैं किसी पेशेंट की सर्जन्स, तो उसमें भी फ्यूचर में कंसीव करने के चांसेस निस्बतन कम हो जाते हैं। इसी तरीके से यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइज़ेशन जो हम लोग ऑफ़र करते हैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, इस प्रोसीजर के अंदर भी फ्यूचर में कंसीव करने के चांसेस निस्बतन कम हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल मादूम नहीं होते, बिल्कुल ख़त्म नहीं होते और बहुत सारे पेशेंट हमने वो देखे हैं जिनके अंदर फाइब्रॉइड एम्बोलाइज़ेशन के बाद भी औलाद उनको अल्लाह ताला ने नसीब की। तो ये 3 मेजर इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस इस वक्त मौजूद हैं मार्केट के अंदर और सारे अच्छे हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि किस पेशेंट में किस चीज़ की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ख़ातून को, तो वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो एक शोबा है हमारा तिब का, जो गदूद के डॉक्टर होते हैं, वो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो उनके पास फिर भेजा जाता है पेशेंट को। अगर कोई इन्फेक्टिव रीज़न है, कोई इन्फेक्शन कॉज़ है, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है या कोई और रीज़न है, तो फिर इन्फेक्शियस डिज़ीज़ के जो डॉक्टर होते हैं आईडी के, वो इसको डील करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट भी डेफ़िनेटली इसको डील कर रही होती हैं, उन्हीं के पास मेजर पेशेंट होते हैं। और अगर तो खुदा ना करे किसी कैंसर का शुबा है, तो इसके फिर कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड है, जिसमें पेप स्मीयर है, अल्ट्रासाउंड है और डीएनसीबी की जाती है, यानी वहाँ से एक पीस निकाल के बायोप्सी भी की जाती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर एमआरआई भी करवाया जाता है और अगर खुदा ना करे कैंसर का शुबा यकीनी हो तो फिर सीटी स्कैन भी करवाना होता है एब्डोमेन का। तो ये मुख्तलिफ़ मराहिल होते हैं अगर खुदा ना करे किसी के कैंसर का शुबा हो। यूट्राइन फाइब्रॉइड पूरी दुनिया में जैसा कि मैंने कहा है कि 14% से 20% तक नॉर्मल प्रेवेलेंस है, यानी ये हर 100 में से 20 ख़वातीन के अंदर ये मौजूद हो सकते हैं। जो इसकी एज है वो स्टार्टिंग फ्रॉम जो लिटरेचर कहता है 9 साल से लेकर और 65 साल 70 साल तक ये वेरी करता है। ज़्यादा किस साल में होता है? यंग एज में ज़्यादा होता है क्योंकि इनका फाइब्रॉइड का जो बढ़ोतरी है या इसकी ग्रोथ है उसका ताल्लुक हार्मोनल लेवल से है। तो जितना ज़्यादा फीमेल हार्मोन बॉडी में ज़्यादा होंगे उतने फाइब्रॉइड्स फले फूलेंगे, बड़े होंगे साइज़ में और उतने ही सिम्प्टोमेटिक होंगे। जैसे जैसे हार्मोनल लेवल कम होता जाएगा वैसे वैसे इनका साइज़ कुदरती तौर पे छोटा होता चला जाएगा, उतनी ही अलामात कम होती चली जाएंगी। ये है कुदरती, यानी इसका जो बनना है बुनियादी तौर पर जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये ओवर ग्रोथ ऑफ ग्लैंड्स है, यानी जो बच्चेदानी की खाल के ग्लैंड्स हैं और उनमें जो नालियाँ हैं खून की वो ओवर प्रोलिफरेट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो एक जिस तरह हमारे मस्से होते हैं, बस बड़े मस्से समझ लें इनको, ये बड़े साइज़ के मस्से होते हैं। कुछ फैमिलीज़ प्रेवेलेंस है, डेफिनेट डॉक्यूमेंटेशन इसकी नहीं है कि कितनी परसेंट फैमिलियल इसका डिसेंड है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ डेफिनेटली ऐसी हैं जिनके अंदर फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन का प्रेवलेंस दूसरों फैमिलीज़ के मुकाबले में ज़्यादा है। जहाँ तक यूट्राइन ब्लीडिंग की बात है या उसके कॉजेज़ की बात है, ओवरऑल अगर इसको आप ज़ीरो पे लाना चाहें तो तकरीबन शायद नामुमकिन हो वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, बहुत बड़ा क्योंकि नंबर है। आप सोचें कि दुनिया में 20% औरतें या 18% औरतें अगर इन अमराज में मुब्तला हैं तो एक बहुत बड़ी मकदार है और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, हो चुकी है और हो रही है मुस्तकिल। तो इसको ज़ीरो करना तो शायद मुमकिन नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कुदरत की तरफ से भी हैं और बीमारियां लाज़मी बात है अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी हैं, तो वो तो रहती हैं। हाँ, इसके अंदर जो कुछ कॉजेज़ ऐसे डेफिनेटली हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है। मसलन एक वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये एचपीवी वायरस कहलाता है और ये एचपीवी वायरस इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है सर्वाइकल कैंसर से, यानी जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है उसका बहुत ही गहरा रिलेशन इस एचपीवी वायरस से। कुछ स्टडीज़ पाकिस्तान में हुई हैं जिसमें पाकिस्तान में भी ये ह्यूमन पेपिलोमा, वेस्ट में तो बहुत कॉमन है लेकिन पाकिस्तान में भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस काफ़ी मकदार में पाया जाता है और अब पूरी दुनिया में इसकी वैक्सीन लगती है। ये वैक्सीन अगर लगवा ली जाए ख़वातीन को एक ख़ास एज के अंदर, तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अगर नहीं होगा तो कैंसर भी नहीं होगा।
तो यूट्राइन ब्लीडिंग भी नहीं होगी। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं जो कि अब पूरी दुनिया जिसको अडॉप्ट कर रही है। इसी तरीके से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो है उसका ताल्लुक गुड हाइजीन से है। अच्छे तरीके से हाइजीन, मियाँ और बीवी दोनों की हाइजीन अच्छी हो, वो पाकीज़ा रहें, वो तमाम असूल अपनाएँ जो कि एक पाकीज़ा मर्द और औरत अपनाते हैं, तो ये इन्फेक्शंस के भी चांसेस फिर सिग्निफिकेंट कम हो जाते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ इस हवाले से आपको कि जो सर्कमसिजन होती है, जो यहूदी भी करते हैं, मुसलमानों में भी होती है और बहुत सारी दुनिया में और भी लोग करते हैं। अब साइंटिफिकली प्रूवन डाटा है कि जिन मर्दों के अंदर सर्कमसिजन हुई हुई होती है, उनके अंदर कैंसर के चांसेस सिग्निफिकेंट कम हो जाते हैं उन मर्दों के मुकाबले में जिनके अंदर सर्कमसिजन नहीं हुई हुई। प्लस जिन मर्दों में सर्कमसिजन नहीं हुई हुई होती, वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को फैलाने का ज़्यादा बाइस बनते हैं। क्योंकि जो स्किन की ओवर ग्रोथ होती है, जिसको हटा दिया जाता है बचपन में, जिसको सर्कमसिजन कहते हैं, वो खाल खुद ऐसे जरासीम को परवान चढ़ाने, उनको ग्रोथ में देने, उनको फर्दर एनहांस करने में वो मददगार साबित हो रही होती है। तो सर्कमस्क्राइब्ड मैन जो हैं, उनमें निस्बतन कम चांसेस होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के, बजाय उनके जिनकी सर्कमसिजन ना हुई हुई हो। आम तौर पर जब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो सर्कमसिजन की ज़रूरत नहीं होती, तो उनके अंदर कोई इशू नहीं है, वो कुदरती है, अगर नहीं है तो नहीं है। ये एक सवाल कि क्या ज़्यादा बच्चे होने से सर्वाइकल कैंसर का कोई ताल्लुक़ है? इन दोनों का तो कोई ताल्लुक़ आपस में नहीं है। बच्चादानी की इतनी उसकी हेल्थ है जब ही वो हर साल बच्चा भी प्रोड्यूस करने के काबिल है। ये अल्लाह ताला ने औरतों को ये सलाहियत दी हुई है। और इन दोनों का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो कैंसर होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो कॉमन क्वेश्चन किया जाता है कि कम उम्री की शादी की वजह से कैंसर हो सकता है, इन दोनों का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो लोग इस बात के ख़्वाह हैं कि बहुत छोटी उम्र की बच्चियों की शादी ना की जाए, अगर वो जेन्युइन बात करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दलील मौजूद होती है, और वो ये होती है कि जो ह्यूमन बॉडी की जो एकम्प्लिशमेंट है, यानी हड्डियों का मज़बूत हो जाना है, बॉडी का नॉर्मल फंक्शन गेन कर लेना है, ये आम तौर पर 16 से 20 साल के दरमियान ही होता है। और इसीलिए जो एडल्ट एज यानी जवान होने की जो उम्र अमूमन पूरी दुनिया में ली गई है, वो 16 से 20 साल के दरमियान ही है। हमारे यहाँ वो 18 साल है, यूरोप या दीगर रीजन्स के अंदर वो 16 साल से ऊपर को एडल्ट कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। और यही वो एज है जिस वक्त भरपूर नौजवानी आती है, और यही वो एज है जिसके अंदर औरत और मर्द को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है और ज़रूरत होना शुरू हो जाती है। और इस एज के अंदर अगर शादी हो रही है तो ना तो कानूनी तौर पे गलत है, ना शरई तौर पे गलत है, और ना ह्यूमन बॉडी के हिसाब से गलत है। हाँ, टू लेट या टू अर्ली दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं वो बहरहाल, मिसाल के तौर पर अगर बहुत लेट फीमेल की शादी होती है तो उसके अंदर इस बात के इम्कानात बढ़ जाते हैं कि उस बच्चे के अंदर पैदाइशी कोई नुक्स पैदा हो जाए, अगर बहुत लेट शादी हो रही है, या पैदाइशी ना हो, या कंसीव ही करने के काबिल ना रहें। बहुत जल्दी अगर बिलफर्द 10, 12, 13 साल की उम्र की लड़की की शादी हो गई है, तो उसकी तो अपनी बॉडी अभी पूरी मैच्योर नहीं है, और वो अगर कंसीव कर लेती है तो जो बच्चा होगा उसको जो उसकी बोन्स के बनने के लिए जो कैल्शियम चाहिए होगा, जो उसको विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होंगे, वो माँ के अपने अंदर पूरे नहीं हैं, तो उस बच्चे तक कैसे पहुँचेंगे? तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इस बात के इम्कानात हैं कि प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू आ सकें। लिहाजा जो एक एज, वैसे भी देखें हम सब मुसलमान जो हैं उनका एक ईमान है कि जन्नत में सब लोग जवान होंगे, और जो जवानी की एज है वो 32-33 साल बताई गई हमें शरीयत में। तो ये एक मैच्योर एज है जो कि यानी 20 की दहाई और 30 की दहाई और 40 की दहाई, ये बड़ी मैच्योर एज है, और इस एज के अंदर ही बॉडी इस काबिल होती है कि वो कंसीव कर सके और वो अच्छे एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सके। एक और कॉमन हमारे यहाँ, इसको मिथ तो नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ इसमें हकीकत भी है। अगर पेशेंट कंप्लेन करते हैं तो हकीकी तौर पे उनको ये प्रॉब्लम आता होगा कि अब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है पैदाइश के वक्त, और उससे बहुत ज़्यादा डिलीवरी में आसानी हो जाती है। वो सिग्निफिकेंट पेन जो ख़ातून को होता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर, वो कम हो जाता है। तो इस एपिड्यूरल के मुतालिक भी हमारे यहाँ काफ़ी ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि इसके बाद कुछ अरसे बाद उनकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है।
अच्छा, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो हमारे पास मौजूद नहीं है कि वाक़ई कोई ऐसा होता है। इस पे यकीनी तौर पर अगर ख़वातीन इस कंप्लेन को करती हैं तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। शौक़ तो किसी को भी नहीं होता बीमार होने का। तो इस पे रिसर्च आनी चाहिए। अभी तक हमारी मालूमात के, कम से कम मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसी कोई सिग्निफिकेंट कोई कोरिलेशन नहीं है कि एपिड्यूरल लगने के बाद पेन लाज़मी होगा या कितने फ़ीसद ख़वातीन के अंदर ये पेन होता है। मैं समझता हूँ कि एनेस्थीसिया वाले इस बात का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, लेकिन कोई, जहाँ तक हमारी मालूमात है, वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट कोरिलेशन नहीं है। लेकिन इस पे रिसर्च डेफ़िनेटली होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी मिक़दार में ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं। एक और मसला जो हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है, और ये यंग एज में भी है और पोस्ट मेनोपॉज़ल यानी सनेयास होने के बाद भी ये मौजूद रहता है, वो जो ओवरीज़ हैं, उन ओवरीज़ के अंदर पानी की झिल्लियाँ बन जाती हैं, बाज़ मरतबा खून की झिल्ली बन जाती है, बाज़ मरतबा चर्बी की झिल्ली बन जाती है। ये मुख्तलिफ़ तरह की सिस्ट बन जाती हैं। ज़्यादातर ये सिस्ट बेनाइन होती हैं, यानी कोई ख़तरे की अलामत नहीं होती, लेकिन कुछ सिस्ट ऐसी होती हैं, या ये कह लीजिए कि कुछ कैंसर ओवरीज़ के ऐसे होते हैं कि जो सिस्ट की तरह नमूदार हो जाते हैं। यानी उनमें पानी भरा हुआ होता है, लेकिन वो पानी साफ़ पानी नहीं होता, बल्कि उसमें कैंसर वाले सेल होते हैं। ये मुख्तलिफ़ तरह की सिस्ट होती हैं, और ये भी रेंज करती हैं, यानी यंग एज से शुरू होती हैं और मिड-30s, 40s, 50s, 60s, इवन 70s की एज तक ये सिस्ट नज़र आ सकती हैं बाज़ ख़वातीन के अंदर। लेकिन इनका जो प्रेवलेंस है वो यंग एक्टिव जो एज है, जिस समझ लें कि 20 साल से लेकर और 55-60 साल तक के दरमियान ही ये सिस्ट ज़्यादा होती हैं। इसमें से कुछ सिस्ट तो बिल्कुल पानी की होती हैं, सिंपल सिस्ट जिनको हम कहते हैं, और ये बस प्रेशर सिम्पटम्स देती हैं, जिसमें पेन हो सकता है, या इनके होने की वजह से ओवरी जो बेज़ेदानी है वो खुद जिसको कहते हैं ट्विस्ट हो सकती है, टॉर्जन उसका हो सकता है। इसी तरीके से चॉकलेट सिस्ट होती हैं, यानी खून से भरी हुई सिस्ट होती हैं, जिनके अंदर खून आ जाता है अंदर। ये सिस्ट भी बेनाइन होती हैं, और इन सिस्ट के अंदर ये सिस्ट भी जो है कोई कैंसर नहीं होती, और ये भी प्रेशर सिम्पटम्स कॉज़ कर सकती हैं। एक तीसरी तरह की सिस्ट होती है जिसको हम डर्मोइड सिस्ट कहते हैं, जिसके अंदर चर्बी मौजूद होती है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ अक़साम की सिस्ट हैं, और ये तमाम सिस्ट जो हैं वो प्रेशर सिम्पटम्स और पेन कॉज़ कर सकती हैं। इलाज आम तौर पर इनका या तो सर्जिकल रिमूवल होता है, यानी सर्जरी के ज़रिए इनको निकाल दिया जाता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर इस पानी को निकालने से, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन से भी अफाक़ा हो सकता है। कुछ सिस्ट ऐसी होती हैं डेफ़िनेटली जो बड़े साइज़ की होती हैं, और वो कैंसरस सिस्ट होती हैं, और ये आम तौर पर 40s, 50s और 60s की एज के अंदर लोग, ख़वातीन को होती हैं। और अगर तो ये सिस्ट हैं और इस पे अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन और एमआरआई के अंदर इस पे शुबा ज़ाहिर होता है कि खुदा ना करे कैंसर हो सकती हैं, तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक टेस्ट होता है CA-125, ये लेवल करवाया जाता है खून का, और इन पेशेंट्स में ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। एमआरआई करवाया जाता है कि सिस्ट का साइज़ देखा जाए, उसके अंदर अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू है कैंसर का तो वो देखा जाए, वगैरह वगैरह। आम तौर पर अगर ये फैला हुआ कैंसर नहीं है सिस्टिक, तो फिर इसको रिमूव कर दिया जाता है, और इसके लिए पहले पूरी एक बोर्ड बैठता है जो ये डिसाइड करता है कि कितना निकालना है, क्या निकालना है, और उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो सिस्ट भी काफ़ी कॉमन है हमारे सेटअप के अंदर, जो मुख्तलिफ़ अक़साम की हो सकती है। ख़वातीन के अंदर अगर दो या तीन अलामात बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक ये कि उनकी जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर या उनकी जो माहवारी के अंदर इर्रेगुलरिटीज़ आ रही हैं, अगर ख़ास तौर पे अगर वो सनेयास के उम्र के इर्द-गिर्द हैं, तो इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। यंग एज में भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, आजकल तो बीमारी को छोड़ना ही नहीं चाहिए, पहले से ही इन्वेस्टिगेट करवा लें। तो एक तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर को पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हार्मोनल भी, रेडियोलॉजिकल भी और क्लिनिकल भी, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। दूसरा, अगर उनका पेट का निचला हिस्सा बढ़ रहा है गैर ज़रूरी तौर पर, यानी एक तो होती है कि चर्बी आ रही है, महसूस होती है चर्बी, लेकिन अगर ये महसूस हो रहा है कि पेट का निचला हिस्सा बढ़ रहा है, तो या तो वो फाइब्रॉइड्स की वजह से बढ़ रहा होगा, या किसी सिस्टिक लीजन की वजह से, यानी ओवरीज़ में सिस्ट होंगी उसकी वजह से वो बढ़ रहा होगा, या खुदा ना करे पेट में पानी की अलामात अगर आ गई हैं, पानी भर रहा है पेट में, जिसके और भी बहुत सारे असबाब हो सकते हैं। और या फिर उनको मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्चार्जेज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत कॉमन टर्म है ल्यूकोकोरिया हो गया,
मुख्तलिफ़ तरह के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो इन सब को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। क्योंकि अगर बीमारी शुरू में पकड़ ली जाएगी तो इलाज भी मुमकिन है और सही इलाज, सही तशख़ीस के बाद सही इलाज मुमकिन है। जितना लेट डायग्नोसिस होगा, जितना इग्नोर करेंगे इस मरीज़ इसको मरीज़ाएँ जितना इसको इग्नोर करेंगी, उतनी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कॉमन इन्वेस्टिगेशंस तो यही होती हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, हार्मोनल टेस्ट होते हैं, क्लिनिकल एवल्यूशन की जाती है। दिखाना किसको चाहिए? डेफ़िनेटली अगर गायनेकोलॉजिकल इश्यू है तो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर तो कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यू है उसको भी गायनेकोलॉजिस्ट, बेसिकली थोड़ा-सा फ़र्क होता है, गायनेकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस जो हैं वो अलग होती हैं, यानी जच्चा-बच्चा वाली लेडी डॉक्टर अलग होती हैं और गायनेकोलॉजिस्ट अलग होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स ये दोनों एक ही आमतौर पे कंसल्टेंट देख रहे होते हैं। तो इनको दिखाना चाहिए और अगर तो खुदा ना करे तशख़ीस कैंसर की होती है तो फिर कैंसर के डॉक्टर को दिखाना होता है।